हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 11 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया पोल्स आउट ऑफ मज़र टेल्स नेशनल्स टू लीव अफगानिस्तान। तो मज़र शरीफ जो लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ अफगानिस्तान का, तो वहाँ पर तालिबान ने एडवांसिंग करना शुरू कर दिया है। सेकेंड न्यूज़ है, वायबिलिटी ऑफ टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंट लाइकली टू पुश फॉर फ्लोर प्राइस। तो फ्लोर प्राइस मिनिमम प्राइस होता है कि उससे कम प्राइस तो नहीं रखा जाएगा। तो फ्लोर प्राइस अब गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो फ्लोर प्राइस एसेंशियल प्रिवेंट्स कंपनीज फ्रॉम अंडरकटिंग ईच अदर अक्रॉस वेरियस सर्विसेज। क्योंकि ऐसा देखा गया जो कंपनीज है वो स्टार्टिंग में प्रेडेटरी प्राइसिंग करती हैं कि पहले तो वो अपने प्राइसेस बहुत कम कर लेती हैं और जब कंपटीशन पूरा वाइप आउट हो जाता है उसके बाद वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो अब टेलीकॉम सेक्टर के लिए फ्लोर प्राइस आने वाला है। टू इंश्योर सेक्टोरल वायबिलिटी गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म्स लेने वाली है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो सबसे पहली बात है फ्लोर प्राइजेस, दूसरा इंटरेस्ट फ्री मोराटोरियम ऑन स्पेक्ट्रम पेमेंट्स और तीसरा एनकैशमेंट ऑफ बैंक गारंटीज। जैसे कि शुगर केन के लिए एफआरपी होता है, तो आपको ये बात पता होगी कि शुगर केन के लिए एमएसपी नहीं एफआरपी होता है। तो वैसी ही चीज़ फ्लोर प्राइसिंग होगी जो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए होगी। लेकिन अभी तक ट्राई ने इस आइडिया को हामी नहीं भरी है, इस आइडिया के लिए अप्रूव नहीं किया है। इसके अलावा जो वोडाफोन आइडिया है उसको अलाउ करने की बात की गई है कि जो अपना डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया है वो काफ़ी स्ट्रेसिंग कंडीशन में चल रहा है। इसके अलावा जो टोटल ड्यूज़ हैं वोडाफोन आइडिया के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देने वो लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो कंपनी वो लगभग 23,000 करोड़ बैंक्स और अदर लेंडर्स को भी ओ करती है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि अगर वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में है या तो गवर्नमेंट को उसे सेव करना ही पड़ेगा। तो सेवरल एनालिस्ट आर ऑफ द व्यू द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू सेव द कंपनी, अगर वो अपने ड्यूज़ को वापस लेकर आना चाहती है, जो कि वोडाफोन आइडिया के इतने ज़्यादा ड्यूज़ है गवर्नमेंट पे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एससी सेज स्टेट्स कांट क्लियर एमपीज एमएलएज इन केसेस विदाउट एचसी नॉड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है जो स्टेट गवर्नमेंट से एमपी एमएलएज के खिलाफ जो भी केसेस चल रहे होते हैं उनके अगेंस्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे केसेस विड्रॉ नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट्स withdrawing cases against MPs MLAs, the Supreme Court directed on Tuesday that such action can't be taken without the consent of the state high court। कि अगर उन्हें केसेस विड्रॉ करने हैं स्टेट गवर्नमेंट को तो उससे पहले स्टेट हाई कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। We deem it appropriate to direct that no prosecution against the sitting of former MP MLA shall be withdrawn without the leave of the high court। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन या तो वो सिटिंग MP MLA या तो फॉर्मर MP MLA के लिए वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता बिना हाई कोर्ट की कंसेंट के द्वारा। इसके अलावा ये भी बोला गया सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा कि जो भी विड्रॉल्स किए गए हैं 16/9/2020 वेदर पेंडिंग और डिस्पोज्ड ऑफ सिंस 16/9/2020, तो उन्हें वापस से चेक किया जाए कि ये ठीक तरीके से विड्रॉ किए गए यहाँ पर या फिर हाई कोर्ट की कंसेंट ली गई या नहीं ली गई। तो दैट्स व्हेन द कोर्ट हैड आस्क्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल बेंचेस। स्पेशल बेंचेस को बनाने की बात की गई जो भी फॉर्मर लेजिस्लेटर्स और जो अभी इनकम्बेंट लेजिस्लेटर्स उनके खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं उन पे प्रोग्रेस देखने के लिए। मेक क्राइम केस डिटेल्स पब्लिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो भी लेजिस्लेटर्स उनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस हैं तो उनको पब्लिक को पता होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने पार्टीज़ को बोला था कि कोई भी क्रिमिनल केसेस जब 48 घंटे हो जाएंगे किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद, तो आपको उस कैंडिडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया अकाउंट्स में देनी पड़ेगी कि इस एमपी एमएलए के खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं, कौन कौन से क्रिमिनल केसेस में ट्रायल चल रहा है, ये सारी बातें। इसके अलावा पार्टीज़ को बोला है कि आप अपने होम पेज पे जो भी आपकी वेबसाइट उसमें जो भी कैंडिडेट्स की क्रिमिनल लिंक्स है वहाँ पर पब्लिश करोगे। इसके अलावा ईसी को बोला एक आप मोबाइल ऐप बनाओगे, वहाँ पर वोटर्स हर कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा इसी को ये बोला कि आपको एक सेपरेट सेल बनाना पड़ेगा जो कि ये देखेगा क्या जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ठीक से अपलोड हो रही है, तो कंप्लाइंसेस को मॉनिटर करेगा। इसके बारे में एक और न्यूज़ आई है वो भी हम आगे देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पीएम लॉन्चेस उज्ज्वला सेकंड फेज सेज माइग्रेंट वोंट नीड एड्रेस प्रूफ। अब उज्ज्वला स्कीम का सेकंड फेज लॉन्च हो गया है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है जो माइग्रेंट वर्कर्स है उन्हें अगर फ्री गैस कनेक्शन चाहिए होगा तो उन्हें कोई भी एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे वो रजिस्टर हो जाएंगे। तो दैट माइग्रेंट वर्कर्स विल बी एबल टू गेट अ फ्री गैस कनेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ए सेल्फ डिक्लेरेशन। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं एड्रेस ऑफ प्रूफ के द्वारा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी बोला है कि वो लगभग 21 लाख घरों में 50 डिस्ट्रिक्ट्स में पाइप्ड गैस प्रोवाइड कराने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बोला जो बायोफ्यूल है वो नया मीडियम है जो कि डेवलपमेंट को एक अलग पेस देगा, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं जो व्हीकल्स उनको भी पावर किया जाए बायोफ्यूल द्वारा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे गोवर्धन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, काउडंग को कैसे एनर्जी के लिए प्रमोट करेंगे।
अलॉन्ग विद डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन जो उज्ज्वला 2 है उसमें एक फर्स्ट रिफिल फ्री मिलेगी, उसके अलावा एक हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जो भी बेनिफिशियरीज होंगे। तो टॉप कोर्ट गिव्स वेक अप कॉल टू द लॉ मेकर्स, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ मेकर्स को ये बोला है, ये जिनके भी खिलाफ जो भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, जो भी पॉलिटिक्स में एमपी एमएलए बैठे हैं उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे एमपी एमएलएज मिल जाएंगे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, तो ऐसा कोई लॉ बनाकर आया जाए ताकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कम हो सके। तो स्टेटिंग दैट criminalization in politics is growing by the day, Supreme Court on Tuesday said that it's appeal to lawmakers to come up with necessary legal provisions to fight this। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील की है लॉ मेकर्स को कि आप कोई प्रोविजन लेकर आए, कोई लॉ लेकर आए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले भी बोल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लॉ मेकर्स ऐसा कुछ बना नहीं रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में ये बोला था कि जो भी कंपनी, जो भी ये पार्टीज़ हैं, उन्हें क्रिमिनल केसेस जिन भी कैंडिडेट के खिलाफ चल रहे हैं तो उनको उसकी डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्टी को अपनी वेबसाइट पर करनी पड़ेगी, ईसी के पास एक ऐप होगा तो ईसी की ऐप में सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं की गई थी जो बिहार के असेंबली पोल्स होने वाले थे। तो यहाँ पर लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट लीनियंट थी क्योंकि ये पहला ही इलेक्शन हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे, लेकिन आगे से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बहुत स्टर्न होने वाली है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया, नो वन कैन डिनाई दैट द मेनेस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज ग्रोइंग डे बाई डे। तो जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स में वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऑल्सो नो वन कैन डिनाई दैट फॉर मेंटेनिंग प्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पर्सन्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एंड हु आर इन्वॉल्व इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम शुड नॉट बी परमिटेड टू बी लॉ मेकर्स। यहाँ पर यह भी बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर हमें पॉलिटिकल सिस्टम की स्वच्छता मेंटेन करनी है तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, इससे पहले उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चला हुआ है, तो उसे पॉलिटिकल सिस्टम में ना इन्वॉल्व किया जाए और साथ ही उसे लॉ मेकर बनने को परमिट ना किया जाए। तो द ओनली क्वेश्चन इज वेदर दिस कोर्ट कैन डू सो बाय इशूइंग डायरेक्शंस। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डायरेक्शन इशू करके ऐसा कर सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है और डायरेक्शन के कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं हो सकते। तो बेसिकली पार्लियामेंट के ऊपर है कि पार्लियामेंट की ऐसा कोई लॉ बनाना चाहती है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई लॉ तो नहीं बना सकता है। तो द जजमेंट सेट द कोर्ट हैज़ टाइम एंड अगेन हैज़ अपील टू द लॉ मेकर्स ऑफ द कंट्री, की सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार अपील की है लॉ मेकर्स को कि वो इसके लिए कोई लॉ लेकर आए, लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि कोई लॉ नहीं आया है। हाउएवर इन व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील ही कर सकता है लॉ मेकर से, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे चुका है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एनसीपीसीआर सर्वे फाइंड्स गैप वॉन्ट्स ऑल माइनॉरिटी स्कूल्स अंडर आरटीई। तो जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, मदरसाज वगैरह हैं, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में नहीं आते हैं। तो एनसीपीसीआर ने एक सर्वे किया, उसके बाद सर्वे के बाद एनसीपीसीआर ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि सारे माइनॉरिटी स्कूल्स को भी आरटीई के अंदर लाना चाहिए। तो आफ्टर कंडक्टिंग अ नेशन वाइड असेसमेंट ऑफ माइनॉरिटी स्कूल्स, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि सारे स्कूल्स, मदरसाज को भी राइट टू एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान के अंदर लाया जाए। एनसीपीसीआर ने यह भी बोला है जो रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स है फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, उसको सपोर्ट किया है। तो द एनसीपीसीआर हैज़ बैक्ड रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन सच स्कूल्स, जब उन्होंने ये पाया जो ये स्कूल्स उसमें नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट ज़्यादा हैं। लगभग 74% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स बिलोंग टू नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है उसमें 74% लोग ऐसे हैं जो नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। तो जो रिपोर्ट का नाम था वो था इम्पैक्ट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर आर्टिकल 15(5) विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। लगभग 1.1 करोड़ जो सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो 93rd अमेंडमेंट था जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को बोला गया था कि उनको मैंडेटरी नहीं है आरटीई अमेंडमेंट, कि आरटीई के जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो उसके कारण बहुत इंपैक्ट देखने को मिला है। मेनी स्कूल्स वी नो हैव रिगार्डेड एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर कुछ स्कूल्स हैं वो अपने आप को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह रजिस्टर कर देते हैं ताकि उन्हें आरटीई को इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। बट कैन आर्टिकल 30, लेकिन जो आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस प्रोटेक्शन के लिए, तो ये फिर कॉन्ट्रवेंशन में आ गया आर्टिकल 21A में। और 21A ये बोलता है कि चाइल्ड का फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो आर्टिकल 21A है उसको प्रिवेल करने की बात है। तो बेसिकली जो आर्टिकल 30 वो ये इंश्योर करता है जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। फिर यहाँ पे आर्टिकल 21A है जो चाइल्ड का फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है। तो इन दोनों में कॉन्ट्रवेंशन अगर होता है तो जो आर्टिकल 21A है उसको प्रिवेल कराना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आरटीई नहीं लगता है।
इसके अलावा ओनली 8.76% ऑफ द स्टूडेंट्स इन माइनॉरिटी स्कूल्स बिलोंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, क्योंकि माइनॉरिटी स्कूल्स में आरटी नहीं लगता है। यहाँ पे और डेटा कोट किया गया जैसे कि 11.54% ऑफ इंडियाज माइनॉरिटी पॉपुलेशन, लगभग 71.96% स्कूल्स रन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियंस एक्चुअली 11.54% है इंडिया की माइनॉरिटी पॉपुलेशन का, और उनके पास लगभग अपने इंस्टीट्यूशन 70.96% है। जो मुस्लिम्स हैं वो 69.18% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, लेकिन उनके जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ 22.75% है। 9.78% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उनके माइनॉरिटी स्कूल्स 1.54% है। बुद्धिस्ट 3.83% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, और उनके स्कूल्स 0.48% है। और जेंट्स विद 1.9% माइनॉरिटी पॉपुलेशन, उनके 1.56% ऑफ स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट में ये बताया गया कि 3 टाइप के मदरसाज होते हैं। एक होते हैं रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं और वो रिलीजियस और सेकुलर एजुकेशन दोनों प्रोवाइड कराते हैं। एक दूसरे होते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरे होते हैं अनमैप्ड मदरसाज। तो जो सचर कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि सिर्फ 4% मुस्लिम चिल्ड्रन मदरसाज को अटेंड करते हैं, उन्होंने जो मदरसाज कंसिडर किए थे वो सिर्फ रजिस्टर्ड मदरसाज कंसिडर किए थे। तो मतलब बेसिकली जो मदरसा में एजुकेशन लेते हैं मुस्लिम चिल्ड्रन वो 4% से ज़्यादा होंगे अगर हम सारे टाइप के मदरसाज को देख लें। तो आई होप आपको ये वाली न्यूज़ समझ आई होगी। एनसीपीसीआर सर्वे जो किया उससे पता चला कि नॉन माइनॉरिटी वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में। साथ ही आरटीई एप्लीकेबल नहीं है, उसके कारण वहाँ पे जो सोशली और बैकवर्ड बच्चे हैं वो उनको उस स्कूल में नहीं मिल पा रहा है दाखिला। इसके अलावा डेटा दिया गया है कि जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में है तो उसके ज़्यादा स्कूल्स होने चाहिए, ज़्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे चलते हैं। इसरो का सेक इंस्ट्रूमेंट फाइंड्स प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून। तो इन अ पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी, इसरोज होम ग्रोन इंस्ट्रूमेंट अब्रॉड चंद्रयान 2 हैज़ डिटेक्टेड द अनएम्बिगुअस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता होगा चंद्रयान 2 जो गया था तो उसने डिटेक्ट कर लिया है कि हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मून में। आपको ये पता होगा चंद्रयान 2 के बारे में, प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, ये सारी बातें। इसके अलावा जो इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है जिससे ये बात पता चली कि हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली वो डेवलप किया गया था बाय द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो। तो मतलब ये इंडिजीनियस है। इससे पहले भी एक मून का मिशन गया था इंडिया के द्वारा, चंद्रयान 1, उसमें भी एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट गया था, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट इंडिया ने नहीं बनाया था, वो नासा ने बनाया था। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था मून मिनरलॉजी मैपर। वो भी वाटर को डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन उसकी रेंज कम थी, और वो नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया था, और वो इंडिजिनस नहीं था टू द इसरो। लेकिन अभी जो इंस्ट्रूमेंट गया इमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेक्ट्रोमीटर, ये इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी है ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है, इंडिया के इसरो द्वारा, और इंडिजिनस है। आगे चलते हैं। हम एक्सप्लेन सेक्शन डिस्कस करेंगे जो कि इनलैंड वाटरवेज पे है। तो पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, इनलैंड वेसल्स बिल 2021, जो कि रिप्लेस कर देगा इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 को। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दे दी गई, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस बिल में क्या क्या नई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बिल डिफाइन करता है कि कौन सी थिंग्स होंगी मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स। तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स में सब कुछ इंक्लूड किया गया, शिप्स, बोट, सेलिंग वेसल्स, कंटेनर वेसल्स एंड फेरीज। इसके अलावा सेंटर के पास पावर होगी, वो क्लासीफाई करेगा स्टैंडर्ड ऑफ डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन। ये जो भी वेसल्स होंगी वो स्टेट के साथ ही रजिस्टर होंगी, लेकिन जो सेंट्रल डेटाबेस ही इनके द्वारा मेंटेन किया जाएगा। तो बेसिकली स्टेट के साथ तो रजिस्टर होंगी, लेकिन जो इनका मूवमेंट और आइडेंटिटीज़ है वो सेंट्रल डेटाबेस में लॉग इन होगा। 2016 में गवर्नमेंट ने 111 इंडियन वाटरवेज को नोटिफाई किया था नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में, जिसमें अभी 13 ऑपरेशनल है। तो ये हैं 13, आप उनके नाम देख सकते हैं। जो सबसे लंबा है वो नेशनल वाटरवे 1 है। जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल जो होता है वो इनलैंड वाटरवेज के द्वारा एक फ्रेट मूवमेंट होता है। एक राइट्स ने स्टडी कंडक्ट की थी जिससे ये पता चलता है जो 1 लीटर ऑफ फ्यूल अगर यूज़ करो तो आप रोड पे 24 टन किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो, रेल पे 95 टन किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन इनलैंड वाटरवेज में 215 टन किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो। अगर इकोनॉमिकल देखें तो ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि रेलवेज़ में ₹1.36 खर्च होता है अगर 1 किलोमीटर तक कार्गो मूव करना हो। अबाउट अ टन, 1 टन का कार्गो 1 किलोमीटर तक मूव करना, तो लगभग 1.36 रुपये खर्च होते हैं रेलवेज में, 2.50 हाईवेज पे, लेकिन इनलैंड वाटरवेज में सबसे कम खर्च होता है 1.06। तो इतने ज़्यादा एडवांटेजेस होने के बाद भी जो इंडिया का इनलैंड वाटरवेज है वो काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड है, तो उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। इसलिए सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि स्टेट से काफ़ी राइट्स ले रहा है और ज़्यादातर राइट सेंटर को दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो सेंट्रल डेटाबेस में लॉग इन होगा, जो कि मूवमेंट देखेगा वेसल्स का, वो सब कुछ सेंट्रल ही देखेगा।
इसके अलावा इसमें कुछ पेनल्टीज़ की भी बात की गई है। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर वेसल डिस्ट्रेस में है तो उसके नियर बाई जो भी मास्टर ऑफ ए वेसल होगा उसको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा कोई भी एक्सीडेंट होंगे तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। न्यू लॉ एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि कितने पॉल्यूटेंट्स और कितना सीवेज वेसल एक वेसल डिस्चार्ज कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा किया तो पेनल्टी लगेगी। तो बिल एनविसाजेस मेंटेनिंग अ फंड, इसके अलावा बिल में ये बोला गया एक फंड बनाया जाएगा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, जिसमें कि देखा जाएगा पोल्यूशन कितना हो रहा है। इसके अलावा नेविगेशन को बूस्ट करने के लिए, तो नेविगेशन को बूस्ट करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए फंड बनाया जाएगा। और फंड कहाँ से सोर्स होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा सोर्स होगा और कार्गो की जो भी बिक्री हो रही है उसके द्वारा सोर्स होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एडिटोरियल्स पे आते हैं। यहाँ पे पहले एडिटोरियल है डायर नेसेसिटी। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर इंटेंसीफाई किया जाने लगेगा कि आप भी अपना नेट जीरो टारगेट दो, कि आप किस साल तक नेट जीरो टारगेट अचीव करना चाहते हो। तो ह्यूमन्स हैव ऑलरेडी पुट सो मच ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। अब इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हो चुके हैं एटमॉस्फेयर में कि डैमेज कंट्रोल ही अब बेस्ट पॉसिबल रिकॉर्ड्स है। जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो अगले 20 सालों में हो जाएगा अगर नेशन ने अपने जो भी एमिशंस उन्हें कट करने की जल्द से जल्द कोशिश नहीं की। तो ऑलरेडी नोटिसेबल इफेक्ट्स ऑफ वार्मिंग कुड बिकम हार्शर एज अ रिजल्ट। जैसे कि अभी भी हमें इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के। रेनफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, हीट वेव बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हो गई, ड्रॉट ज़्यादा टैक्सिंग हो गए हैं। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में टारगेट था कि 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रखने की कोशिश करेंगे, तो वो तो उससे पहले ही अचीव हो जाएगा। इसके अलावा इसके हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। द थ्रेशोल्ड ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस द मोर कंजर्वेटिव डिटर्मिनेंट फॉर सेवरल पेरिस क्लाइमेट चेंज पैक्ट गोल्स एंड क्रिटिकल टू चेक कैटाक्लिस्मिक वेदर इवेंट्स इज लाइकली टू बी पास बाई 2060। तो जो 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो 2060 तक ही हो जाएगा अगर बिजनेस एज यूजुअल सिनारियो से चलता रहा। तो यहाँ पे बिजनेसेस को अपना जो मेथड उसे चेंज करने की ज़रूरत है। द रिपोर्ट डज हाउएवर लीव अ स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। पर रिपोर्ट में ये बोला है कि करेक्टिव मेजर्स अगर अभी ले लो तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो सबसे पहले एग्रेसिव एमिशन कट्स करने की ज़रूरत है ताकि जो वार्मिंग है उसे 2050 के बाद रिड्यूस करने की कोशिश की जाए। इसके लिए क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात हो सकती है। अभी 3 महीने बाद समिट है ग्लासगो में, वहाँ पर कंट्रीज़ मिलेंगे, डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिसीजन होगा, सबसे पहले जो एनडीसीज हैं कंट्रीज़ के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उनको अपडेट करने की बात की जाएगी ताकि जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स हैं उन्हें जल्द से जल्द हम अपना सकें। क्योंकि अभी जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल है 2 डिग्री सेल्सियस, वो उन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से तो नहीं हो पाएगा, तो इन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो नेट जीरो स्टेट है, नेट जीरो कमिटमेंट्स जैसे 100 कंट्रीज़ लगभग कर चुकी हैं इंडिया ने, लेकिन अभी तक नेट जीरो कमिटमेंट नहीं किया है, जबकि इंडिया 3rd लार्जेस्ट एमिटर है। तो नेट जीरो वो स्टेट होती है जब कंट्री का जितना कार्बन एमिशन होता है उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब भी हो जाता है, मेनली बाय द कार्बन कैप्चर, इन सारे टेक्निक्स के द्वारा। तो यहाँ पर इंडिया अपना ये पॉइंट रख सकता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये भी था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं फाइनेंशियल एड देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। मोर ओवर, एज अ यूएन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट रिलीज इन फरवरी पॉइंटेड दैट कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट गैप है बिटवीन लॉन्ग टर्म कार्बन न्यूट्रलिटी एंड द कमिटमेंट्स अंडरटेकिंग इन द एनडीसीज विच मस्ट बी एड्रेस्ड। अब चाइना जैसी कंट्री जिन्होंने 2060 तक का क्लाइमेट एग्रीमेंट अपना बोल रखा कि हम नेट जीरो जो टारगेट हमारा 2060 है, अगर तब तक के लिए तो फिर उनको कोई प्रेशर नहीं करेगा 2060 तक, फिर 2060 में उनसे बात की जाएगी आपने अब तक नहीं किया, तो उसके बीच में भी तो चेक करने का कोई प्रोसीजर होना चाहिए। तो इंडिया इज राइटली आर्ग्यूड दैट एनी कमिटमेंट टू नेट जीरो, अगर नेट जीरो में हम कोई भी कमिटमेंट कर देंगे तो जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सफ़र कर जाएंगे। दिल्ली ने हमेशा पॉइंट आउट किया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का पुअर रिकॉर्ड रहा है वो ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ना ही फाइनेंशियल एड कमिटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की ज़रूरत है, उसके बाद वो इंडिया पर प्रेशर करें कि हम नेट जीरो अपना टारगेट बताएं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कलेजियम सिस्टम की बात की गई है कि जो कलेजियम सिस्टम अपने फर्स्ट जजेस केस, सेकंड और थर्ड जजेस केस तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने बोला है, जब इंदिरा गांधी ने ऑफिस को अज्यूम किया था उसके बाद से जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी ज़्यादा बनने लग गए थे। मतलब जो भी जजेस हैं अगर वो पॉलिटिकली ज़्यादा लीन है तो उनको ज़्यादा कंसिडरेशन दिया जा रहा था। उसके बाद इस ग्रेविटी को समझकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर बनती जा रही जुडिशरी, उससे बाहर निकालने की ज़रूरत है जुडिशरी को, कि स्टेट उस पर ऊपर पावर एक्सरसाइज ना कर सके। इसलिए जो रोल ऑफ द स्टेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड 270 नीड्स टू बी कंसिडर्ड। तो जो स्टेट का रोल है जजेस को अपॉइंट करने में, उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है।
तो एसपी गुप्ता केस आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये प्राइमेसी दी थी, जो स्टेट है उसकी प्राइमेसी होगी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, लेकिन फिर ये वाला जो जजमेंट था उसे ओवरटर्न कर दिया गया बाय द 9 जज बेंच। इसमें यह बोला गया था जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स होगा। Governments, irrespective of which party is in power, have from time to time expressed the reservation about the courts taking upon themselves the power to appoint judges। तो कोई भी गवर्नमेंट है वो हमेशा ये बोलती है, जो जुडिशरी ने सारी पावर खुद में ले रखी जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो उस पर बात की जाती है। इसलिए फिर एक NJAC लेकर आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉश कर दिया ये कहते हुए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉश कर दिया था, और आज भी सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है वो खुद ही मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स में हमेशा जुडिशरी की ही प्राइमेसी रहती है। तो ऑथर ने सबसे पहले ये बोला जो कॉलेजियम सिस्टम है क्या वो सक्सीड हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली इन सम केसेस ये सक्सीड नहीं हुआ है। जैसे कि अभी कुछ केसेस देखे गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो जजेस होते हैं वो अपने नियरेस्ट रिलेटिव को अपॉइंट कर देते हैं एज द हाई कोर्ट जज, और मेरिट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिजीम में देख सकते हैं, जो जजेस ऑल इंडिया सीनियरिटी में काफ़ी नीचे थे उन्हें अपॉइंट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद भी वो ये बोल रहे थे कि मेरिट के बेसिस पे किया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरिट को कैसे अंडरमाइन किया गया कॉलेजियम सिस्टम द्वारा। तो कॉलेजियम सिस्टम बेस्ट है, लेकिन उसमें जो गलत चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो कॉलेजियम सिस्टम इज स्टिल द बेस्ट, बट इट नीड्स टू वीड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट्स एक्चुअल वर्किंग। बाकी सिस्टम ठीक है। तो आपको बस फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस पता होगा, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। बाकी यहाँ पर तो बेसिकली हिस्ट्री बताएगी कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम आया था। हम आगे चलते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटाने की बात की गई है, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बोला गया है ऑथर के द्वारा, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा ये बोला गया कि अभी कोविड इकोनॉमी के बाद रिकवरी चल रही है, तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन नहीं होगा, रूल बेस्ड टैक्सेशन नहीं होगा, तो कंपनीज नहीं आएंगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने। तो सबसे पहला कॉज ये बताया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऑथर ने बोला ये रीज़न हो या ना हो, इसमें ऑथर को डाउट है, क्योंकि इंडिया अभी जो देख रहा है वो सबसे ज़्यादा FDI आ रहा है इंडिया में, और FPI भी सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो नॉट ओनली द प्रॉमिस ऑफ नॉट इम्पोजिंग न्यू रेट्रो टैक्सेस, तो अब ऑथर ने बोला अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जो हैं उन्हें हटा दिया जा रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अगर इंडिया देखो तो पिछले कुछ सालों में इंडिया सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्सेस रखता था, लेकिन फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसे रिड्यूस किया, तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव लेवल पर हम आ पाए हैं। इसके अलावा कैपिटल रिफॉर्म्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी कम है, सिर्फ $5 बिलियन ही है, तो उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही सबसे पहले ऑथर ने बोला अगर हम कैपिटल रिफॉर्म्स करेंगे तो ज़्यादा कैपिटल आएगा, ज़्यादा कैपिटल आएगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो ज़्यादा ग्रोथ आएगा। जैसे कि चाइना में इन्वेस्टमेंट आया तो वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली और उनकी GDP काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो ऑथर ने बोला जो भी इकॉनमीज होती हैं जो डेवलप होती हैं वो U शेप से जाती हैं, मतलब पहले तो वो ऊपर जाएंगी लेकिन उसके बाद फिर वो डीएक्सेलरेट होना शुरू हो जाती। तो जो चाइना का GDP है वो पीक हो गया था 10 साल पहले ही, तो अब चाइना डीएक्सेलरेशन फेज में, तो यहाँ पर जो इंडिया जैसा कंट्री वो उठेगा और उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो चाइना इस GDP ग्रोथ पीक्ड मोर देन अ डेकेड एगो, तो चाइना की GDP ग्रोथ पिछले 10 साल जो अगर पिछले 10 साल पहले पीक पर थी, उसके बाद हम देख रहे हैं जो चाइनीज़ ग्रोथ है वो डी-एक्सेलरेट हो रही है। तो केवल एक ही कंट्री है जो चाइना की स्केल को मैच कर सकता है वो इंडिया है, तो इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है आगे के 20 सालों में, बट इट कांट डू सो विद रेट्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम। तो ऑथर ने बोला लेकिन जो हमारा टैक्स रिजीम है वो काफ़ी रेट्रोग्रेसिव है, तो अभी उसमें रिफॉर्म्स देखने को मिले जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट किया गया है। तो इंडिया को कंप्लीटली रूल ऑफ लॉ पे चलना होगा, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन पे चलना होगा, तभी यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अभी जो नेक्स्ट एडिटोरियल है लद्दाख के ऊपर है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है और लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया गया, तब से लद्दाख में कौन कौन से डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले लद्दाख की हमेशा से डिमांड थी कि उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, और उनका काफ़ी पहले से स्लोगन चल रहा था कि फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को हीट किया और लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया। अब जब लद्दाख अलग यूटी बन गया है तो लोग हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि पहले अगर उन लोगों को कोई भी दिक्कत होती थी तो उन्हें या तो श्रीनगर जाना पड़ता था या तो जम्मू जाना पड़ता था, लेकिन अब लोग ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। इसके अलावा जो लद्दाख को इस बार सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन दिया गया 6000 करोड़ का, तो हाईएस्ट एवर, जो कि 2021-22 के बजट में दिया गया है। तो ये सारा पैसा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी में जाएगा, और वहाँ पे जो ST कम्युनिटी है उनको काफ़ी वेलफेयर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है। एक सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही है लद्दाख में। सोलर एनर्जी सेक्टर भी वहाँ का जो फ्यूचर है
तो MOU साइन हुआ है विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कि वहाँ पे 50 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। वहाँ पे 4G मोबाइल टावर्स लगाए जा रहे हैं ताकि जो लद्दाख का हर इंसान है उसके पास इंटरनेट एक्सेस हो। कुछ टनल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, जैसे कि जोजिला टनल, इसके अलावा शिंकुला टनल, लांचुंगला एंड तांगलांगला टनल, और जो रोड है दौलत बेग ओल्डी के लिए, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसका भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो दहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और दूसरा श्रीनगर ओलस्टैंग द्रास कारगिल है ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि बेसिकली वाटर नीड्स है और जो पावर नीड्स है उनको फुलफिल करेगा लद्दाख के लोगों की। इसके अलावा वहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, जिससे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उसकी इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा लद्दाख की। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे तालिबान टाइटन कंट्रोल ऑफ अफगान नॉर्थ एज यूएन फियर्स इरेजर ऑफ राइट्स। अब यूएन को ये डर है कि तालिबान जब इंसर्जेंसी कर रहे हैं तो पिछले 20 सालों में जो कि वहाँ पे राइट्स रिस्टोर किए गए लोगों के, वो वापस से वायलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यूएन ऑफिशियल सेड एडवांसेस मेड इन ह्यूमन राइट्स ओवर द पास्ट 20 ईयर्स वर इन डेंजर ऑफ बीइंग इरेज्ड। अब इसमें जो वहाँ की लेजिटिमेट गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो बेसिकली भी क्या कर रही है, तो जो अशरफ गनी है वो वहाँ के जो रीजनल मिलिशियाज है उनकी हेल्प ले रहे हैं, और साथ ही उन्होंने लोगों को भी बोला कि आपको जो कंट्री का डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसे डिफेंड करना ही पड़ेगा। जो आइबक टाउन है बेसिकली सामानगन प्रोविंस की कैपिटल है, जो मज़ार शरीफ और काबुल को कनेक्ट करती है, तो वहाँ पर भी इंसर्जेंसी बढ़ गई है तालिबान की। यूनाइटेड स्टेट्स ने एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बोल दिया है कि अब अफगान फोर्सेस के ऊपर ही है कि वो कैसे अपने कंट्रीज को डिफेंड करें, हम सिर्फ एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो पीपल राइटली फेयर दैट अ सीजर ऑफ पावर बाय द तालिबान विल इरेज द ह्यूमन राइट। तो अगर तालिबान ने पावर कैप्चर कर ली तो जो भी ह्यूमन राइट्स हैं वो सब खतरे में आ जाएंगे। तालिबान लगभग 65% अफगानिस्तान को कैप्चर कर चुका है और 11 प्रोविंशियल कैपिटल्स को इसकी वजह से थ्रेटनिंग हो चुकी है। बस अब काबुल ही बचा है। आगे चलते हैं। यूएस ने ये बोला है कि अगर तालिबान इंसर्जेंसी के द्वारा पावर लेने की कोशिश करेगा, वॉयलेंस के द्वारा पावर लेने की कोशिश करेगा, तो उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कभी नहीं मिलेगा। तो यूएस पीस एनवॉय ब्रॉट अ वार्निंग टू द तालिबान ऑन ट्यूसडे दैट एनी गवर्नमेंट दैट कम्स टू पावर थ्रू फोर्स इन अफगानिस्तान उसे कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ही एंड अदर होप टू परसुएट तालिबान लीडर्स। तो बेसिकली वो तालिबान लीडर्स को परसुएट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो पीस टॉक्स करें बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट्स और जो भी तालिबान के बीच में पीस टॉक्स हो, और ये जो भी इंसर्जेंसी वो कम हो सके। इसके अलावा यूएस ने जो पाकिस्तानी लीडरशिप है उसको ये बोला है कि जो अपने सेफ हेवन्स खोल रखे हैं तालिबान मिलिटेंट्स के लिए, उसे अब जल्द से जल्द बंद करो। आगे चलते हैं। इस पेज पर यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बोला है कि कोई भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वो अभी भी इंडिया में बैन ही है। तो गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर क्रिप्टो करेंसीज लीगल टेंडर्स और कॉइन, और इसके अलावा वो सारे मेजर्स लेंगे इसको एलिमिनेट करने के लिए। अगर स्टेट अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी इशू करे तो वो अलग बात है, वरना सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन है। फाइनेंसिंग इलेजिटिमेट एक्टिविटीज़ के लिए भी बैन है और पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम के लिए भी बैन है। लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम डिजिटल इकोनॉमी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।